इसका क्या होगा? 2023 का क्वेश्चन सार्थक ने सही कर दिया। लेकिन देखो ये लॉजिक इसको कुछ वाहियात सा है, लेकिन ध्यान दो इस बात पर। बच्चों क्या बोला? रिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बोला है। तो बच्चों अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो m का वेक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल में वेक्टर क्या होगा? बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द लूप आता है, याद है कि नहीं आपको? जैसे अगर साउथ इधर है, नॉर्थ पीछे है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर रहेगा? क्रॉस। तो ये अंदर जाएगा ना, मतलब प्लेन ऐसे है तो मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा परपेंडिकुलर जाता है ना। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक डाइपोल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो या तो एम और बी के बीच में एंगल 0 होगा या 180 होगा। ठीक है ना? तो ये पहले वाले का लॉजिक, तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा वाला, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप, ये दूसरा वाला गलत है। तो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। एम क्रॉस बी कल का फॉर्मूला लिखवाया है। देखो असर्शन कैसे सही है ना, ये लूप है, ये लूप है, मान लो ये लूप है। तो बताओ मैग्नेटिक, ये लूप का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन लूप का प्लेन है। तो बताओ मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर आएगा? अंदर जा रहा है ना। इस केस में मान लो ये साउथ है, करंट ऐसे जा रहा है तो ये साउथ है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। तो इस साइड अगर साउथ है तो पीछे क्या होगा? नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? क्रॉस। तो देखो ये प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा नहीं पीछे। तो यानी अगर प्लेन इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, क्योंकि प्लेन क्या कर रहा है? उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैग्नेटिक डाइपोल या तो उससे 0 बनाएगा या 180 बनाएगा। अभी भी नहीं समझ पाया हो? ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मान लो साउथ बनेगा, इधर इधर नॉर्थ, तो इधर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना? मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 180। या तो इधर नॉर्थ होगा तो और पीछे साउथ होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल आएगा ऐसे, तो एंगल कितना आएगा इनके बीच में? 0। तो दोनों केस में टॉर्क क्या आएगा? 0। मतलब तुम्हें एंगल प्लेन का नहीं देखना है, एंगल मैग्नेटिक डाइपोल का देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब हम डायरेक्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं, मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सपना देखो तुम, लिखो मूविंग कॉइल एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये बहुत बड़ा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों, लिखो। देखो इट इज द डिवाइस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखो, इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस which measures, it is a device which measures, it is a device which measures the presence and direction of current, it is a device which measures the presence and direction of current, it is a device which measures the presence and direction of current। बच्चों ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रेजेंस और डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर करता है। ठीक है ना, प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों ध्यान दो, जैसे एक गैल्वेनोमीटर है, मैं इसका बस एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ। तो इसका पॉइंटर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो बीच में होता है। अगर जो लोग लैब में गए हैं ठीक है, नहीं गए उनके लिए बता रहा हूँ, इनका पॉइंटर बाय डिफॉल्ट किस में होता है? बीच में। अगर करंट इधर से इधर जाएगा तो ये पॉइंटर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ समझने के लिए, लिखना नहीं है आपको, बस क्या होता है डिवाइस उसके लिए। बच्चों अगर करंट इधर से इधर जा रहा होगा तो ये पॉइंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज बताता है, पहले बताता है करंट है कि नहीं, फिर दूसरा बताता है करंट किस डायरेक्शन से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है,
अब बच्चों इसका वर्किंग हम लोग लिखेंगे, नहीं 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 इसको ड्रॉप, लिखो इसकी वर्किंग, वर्किंग प्रिंसिपल लिखो, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग हेडिंग डालो वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें लिखो वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर लिखो एवरी करंट कैरिंग कॉयल, एवरी करंट कैरिंग कॉयल experience a torque, experience a torque inside a magnetic field, inside a magnetic field. Every current carrying coil experience a torque inside a magnetic field, experiences torque inside a magnetic field. Every current carrying coil experience a torque inside a magnetic field. ठीक है बच्चों, ये हम पीछे इसका वर्किंग, जैसे हर चीज का वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना, तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, तो इसका अगर आपसे वर्किंग प्रिंसिपल पूछे तो जो कल की क्लास में आपने पढ़ा था वही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखो बच्चों थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, हालांकि बहुत अच्छे ड्राइंग में नहीं है फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा किया जाए। बच्चों ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, एक साउथ पोल है। ठीक है, ये टॉप व्यू बना रहा हूं, इसके अंदर एक इस तरह से सिलिंड्रिकल आयरन सॉफ्ट रखा हुआ है। ठीक है ना, सिलिंड्रिकल आयरन सॉफ्ट आयरन का एक कोर बनाया गया, ठीक है ना, जिसके ऊपर वाइंडिंग हो रखी है। वाइंडिंग कैसे हो रही है, तो हर तरफ हो रखी है, लेकिन मैं अभी 3 बना रहा हूँ, 3 या 4, बाकी वाइंडिंग ऐसे चारों तरफ से हो रखी है। कैसा है मतलब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा साइड डायग्राम में इसको। तो साइड डायग्राम में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, मतलब ऊपर से ऐसे कर्व होगा, मतलब और इस तरह से बीच में स्पिंडल होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे स्प्रिंग जैसा होता है, सॉलिनॉइड नहीं होता है। और मैं कैसे 3D ड्राइंग करूं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना ये, हाँ मैं दिखा दूंगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे पॉइंट है, देखो जब ऊपर से देखोगे तो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, यहां से ऊपर से देखोगे, जब साइड से देखो तो ये वाला डायग्राम दिख, साइड से देखो मतलब ये पूरी वाइंडिंग इस तरह से, जो ऊपर वाली 3 वाइंडिंग दिख रही है वो ऐसे ऐसे आ रही होगी, इसके ऊपर बहुत सारी वाइंडिंग होगी, बहुत सारी ऐसे ऐसे वाइंडिंग होगी इसके ऊपर। ठीक है ना, मतलब एक आयरन का रॉड ले लो, एक आयरन कोई है, कुछ एग्जांपल सिलेंडर का आसपास, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर वायर को ऐसे से रैप किया गया है, घुमा घुमा के रैप किया गया है। कर सकते हो रैप, जैसे ये बॉटल ले लो, इस बॉटल के ऊपर मैंने स्टार्ट किया वाइंडिंग, एक जगह से स्टार्टिंग किया, ध्यान से बात मत करो 12th वालों के साथ, याद रखना ये बात। एक जगह से यहाँ पॉइंट स्टार्ट किया, वायर एक लिया बच्चों, जो फैन वाली वाइंडिंग होती है, ऐसे घुमाया, ऐसे, फिर थोड़ा सा घुमाया, फिर ऐसे, फिर घुमा घुमा के वाइंडिंग करता रहा मैं, चारों तरफ से वाइंडिंग करा, फील हो रहा है, समझ पा रहे हो इसको। ऐसे वाइंडिंग करो, थोड़ा सा घुमाओ फिर वाइंडिंग करो, फिर थोड़ा सा घुमाओ फिर वाइंडिंग करो, फिर थोड़ा सा घुमाओ फिर वाइंडिंग करो, वाइंडिंग करते जाओ, तो पूरा का पूरा इस बॉटल के ऊपर वाइंडिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, अब सॉफ्ट आयरन क्या होता है, मतलब सॉफ्ट आयरन वो आयरन होता है जिसका मैग्नेट बनाना आसान होता है, हार्ड आयरन वो आयरन होता है जिसका मैग्नेट बनाना आसान नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी
नेल ले लो, उसको थोड़ी देर देर के लिए एक मैग्नेट पे रख दो, रख दिए, फिर उस नेल को हटाओ और किसी दूसरे नेल के पास ले जाओ, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। तो थोड़ी देर के लिए उस नेल ने क्या गेन कर लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अब थोड़ी देर बाद उसको देखोगे तो फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो वो जो आयरन है वो सॉफ्ट आयरन है, वो आयरन क्या है, सॉफ्ट आयरन। लेकिन हार्ड आयरन होता तो उसको मैग्नेट बनाना आसान नहीं था, और अगर वो एक बार मैग्नेट बन गया तो उसको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं। उसका वो मैग्नेट, लोहा तुरंत मैग्नेट बन गया तो उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, और थोड़ी देर बाद वो खत्म भी हो गया तो उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। तो जिसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना आसान हो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन। तो यहाँ पे जो सिलेंडर बना है, देखो ये मत समझना कि वो सॉफ्ट होगा, क्या नेल सॉफ्ट होती है, वो हार्ड होती है, लेकिन ये मैग्नेटिक वर्ड है। सॉफ्ट जो वर्ड है वो क्या वर्ड है, मैग्नेटिक वर्ड है, मतलब जिसको मैग्नेट बनाना आसान है। तो इस ये समझ में, वाइंडिंग समझ में है आप लोग को, तो पूरा का पूरा वाइंडिंग है। तो इसका दो वायर निकलेगा लास्ट में, एक पहले वाला एक बाद वाला। अब उन्हीं दोनों वायर में करंट दूंगा, करंट दूंगा तो पूरे इसमें करंट चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ वाइंडिंग, ये जो फैन में देखते हो नहीं वाइंडिंग, फैन में वाइंडिंग, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। कभी फैन वाले वायर को ऐसे पील ऑफ करना, उसको कहता है स्क्रैच करना। जो फैन वाला वायर होता है उसको स्क्रैच करना, स्क्रैच करोगे तो उसके ऊपर से कुछ छूटेगा, फिर उसके अंदर वायर आएगा। तो भले ही फैन के वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में दिख रहे हैं लेकिन वो होते नहीं है, उनको हम कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब उनके ऊपर ऑलरेडी एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। आपका पंखा कब जल जाता है, जब वो इंसुलेशन मेल्ट हो जाता है। अब मेल्ट हो जाता है तो कई कॉइल शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गए तो पंखा चल गया, तो बोलते हैं ना कि इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी, तो फिर से वाइंडिंग होता है, रीवाइंडिंग होता है। इन द सेम वे ये वाइंडिंग है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे वाइंडिंग किया गया। अब देखो इसमें जो कल आपको पढ़ाया था एक कॉइल के लिए, तो इसमें ऐसे बहुत सारे कॉइल होंगे, बहुत सारे कॉइल होंगे कि नहीं होंगे। इसमें ऐसे किसी एक को भी देखोगे तो रेक्टेंगल निकलेगा, किसी भी एक फ्रेम को देखोगे जैसे ऐसे करके किसी एक को देखो तो वो रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा तुम, ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल दिखेंगे जिनसे देखो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रक्चर को जानबूझ के लेते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रेडियल स्ट्रक्चर। जब स्टडी किया गया वैसे हम प्लेन वाले मैग्नेट भी रख सकते थे, हम ऐसे वाले मैग्नेट क्यों रखे, क्योंकि वो उसके शेप को कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो शेप सिलेंडर का था उसी के शेप का मैग्नेट रखा ताकि हमेशा जो एंगल बने किसी भी लूप के साथ, मतलब ज्यादातर लूप के साथ एंगल 90 बने या उनका कंपोनेंट 90 है, इसलिए रेडियल स्ट्रक्चर रखा। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ही मैं करंट पास कराऊंगा इसके थ्रू, इसके बाद तो देखो फोर्स टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने के लिए क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला होता है एन आई ए बी, मतलब कल एम इंटू बी पढ़ा था कि नहीं, एम इंटू बी साइन थीटा पढ़ा था ना। तो एम क्या होता था, एन इंटू आई इंटू ए होता था। तो बच्चों यानी एन चाहिए तो एन नंबर ऑफ टर्न तो है ही, आई मैं दूंगा ही, एरिया एक लूप का होगा ही, ऐसे कई लूप चाहिए क्योंकि हमको ज्यादा घुमाना है ना, तो कई लूप चाहिए, एक एरिया होगा ही, बी मैग्नेट दे ही रहा है, तीनों चीज है ना। तो जैसे ही करंट पास कराओगे पॉइंटर मूव करेगा। तो पॉइंटर ऐसे कनेक्टेड है, देखो जैसे ये बॉटल था ना, तो पॉइंटर इस पे कैसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। तो बॉटल में करंट दोगे पॉइंटर ऐसे घूमता है, तो टॉर्क लगेगा, पॉइंटर ऐसे घूमा, मतलब पॉइंटर यहाँ पे था, करंट पास करा ऐसे घूम जाएगा। तो ये पॉइंटर ऐसे इधर है, इधर ऐसे प्लेन में ऊपर नहीं गया, सीधा गया, यहाँ देख सकते हो सीधा गया। और यहाँ पे आपकी इसके रीडिंग बना देते हो, ये 0 लिख देते हो, 1 लिख दो, इसको कुछ भी लिख दो, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो देखो अगर पॉइंटर मान लो यहाँ पे था, शुरू शुरू में हम कहीं भी पॉइंटर रख सकते हैं, जैसे बीच में मैंने आपको बताया, लेकिन इसी गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर भी बनता है, एमीटर भी बनता है, तो हम पॉइंटर कहीं भी रख सकते हैं। मान लो मैंने पॉइंटर यहाँ रखा, तुमने करंट पास कराया, तो ये पॉइंटर तुरंत कहाँ भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा, लास्ट में भाग जाएगा। भाई जहां तक मोशन अलाउ करोगे वहां लास्ट तक भाग जाएगा, देख लो यहाँ ऐसे करके भाग जाएगा लास्ट में, पॉइंटर लास्ट में भाग गया। अच्छा लास्ट में भाग गया, अब तुम आपने करंट बंद कर दिया, तो करंट बंद कर दिया तो इसको वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब वापस उसको कॉल लगा, तो नीचे की स्प्रिंग है, नीचे देख रहे हो कि स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या करती है, तो वो बचपन में वो चाबी वाली गाड़ी देखी है, अरे चाबी भरते हो फिर ऐसे नीचे रखते हो, भागती है कि नहीं भागती है। तो स्प्रिंग दो प्रकार का होता है, ये ध्यान दो, स्प्रिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है लीनियर स्प्रिंग
और एक होता है सर्कुलर स्प्रिंग। तो वो जो चाबी वाली स्प्रिंग होती है वो क्या होती है, सर्कुलर। तो देखो जितना उसको घुमाओगे वो टाइट होता जाएगा, जितना एंगल घुमाओ। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, जितना स्प्रिंग को दबाओगे दबाना डिफिकल्ट होता जाएगा। फील करो, फील, जितना स्प्रिंग दबाओगे उतना दबाना डिफिकल्ट होता जाएगा। ये होता है लीनियर स्प्रिंग में। सर्कुलर स्प्रिंग में जितना स्प्रिंग का चाबी दोगे उसको घुमाना डिफिकल्ट होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। देखो, तो अगर तुमने ये नीचे वाला स्प्रिंग नहीं लगाया, अगर नहीं लगाया तो पॉइंटर लास्ट में जाके रुक जाएगा, करंट खत्म कर दोगे वापस नहीं आएगा, तब तो गड़बड़ है भाई। करंट खत्म होने पे तुरंत वापस भी आना चाहिए। तो करंट खत्म होने पे वापस कौन लाएगा, तो जैसे ही पॉइंटर दोगे तो टॉर्क एक लगेगा, जो टॉर्क इसको घुमाएगा। तो जैसे ये घूमना शुरू करेगा नीचे चाबी भरती जाएगी। अरे चाबी घूमते जाता ना, स्प्रिंग का मतलब ही क्या है कि अब नीचे वो नीचे वाला भी घूमेगा, स्प्रिंग स्प्रिंग घूमेगा तो चाबी भरने के बराबर समझ लो। अब चाबी जितना घूमेगा उतना ज्यादा स्प्रिंग टाइट होता जाएगा, कठोर होता जाएगा। तो एक पॉइंट पे जाके वो आ गया, लास्ट में चला गया मान लो। अब जैसे ही करंट बंद होगा तो वो वाला टॉर्क तो खत्म हो गया, तो नीचे वाला टॉर्क लगाया वापस ले आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, वो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको पॉइंटर को वापस ले आएगा। ठीक है ना, ये स्प्रिंग का काम है, उसको बोलते हैं हम लोग टोरोजन स्प्रिंग, टोरोजन स्प्रिंग। ठीक है, टोरोजन स्प्रिंग होता है ये, टोरोजन स्प्रिंग, ठीक है ना। टोरोजन स्प्रिंग होता है बच्चों। ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन होता है। बच्चों सॉफ्ट आयरन होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन। एक मिनट, बना लो इसको, बना लो तब तक। देखो मेहनत से एकदम समझो इसको। दो तरह का डायग्राम, एक इधर बनाया एक इधर पॉइंट कर। जल्दी बनाओ बच्चों जल्दी। और ये दोनों जो व्हाइट व्हाइट बनाए वो क्या है भाई, वो रॉड है ना। आ जाओ बेटे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे बच्चों इसको सिलेंडर घूमने के लिए सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ऊपर नीचे जैसे दो ऐसे बंधा होगा, इसी के अबाउट घूमेगा। अरे मोटर बना होता ना, दो होल में ऐसे जाएगा, ऊपर ऊपर भी और नीचे भी, उसी के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा। आ जाओ बेटा आ जाओ। ठीक है बच्चों, थे आगे चलें। बना लो जल्दी जो भी रफ डायग्राम। एक देखो मैं तुम्हें इमेज दिखा सकता था, लेकिन इमेज दिखाने में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम बना पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं, मेरे पास ऑप्शन है इससे आसान, मैं गूगल दिखा सकता हूँ। लेकिन बस थोड़ा सा मतलब मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा अगर डायग्राम बना तो कॉन्फिडेंस अलग रहता है। जो व्हाइट कलर बेटा ये सपोर्ट है, उसको नाम देने की जरूरत नहीं है भाई। वो सिलेंडर किसी चीज के अबाउट तो ऐसे लगेगा ना। और जो ऐसे जैसे ये ऊपर हो गया है नीचे, तो ऊपर एक छेद कर देंगे कैप बना देंगे, और नीचे एक छेद कर देंगे कैप बना देंगे। तो इसी के अबाउट मोटर नहीं थी वो मोटर, तो ऊपर नीचे ऐसे रहता है कि नहीं, फंसाने के लिए कुछ तो चाहिए ना जिसके अबाउट वो घूमेगा। तो वहीं तो वो दो रॉड है जिनके, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे तो इधर उधर चिपक जाएगा। वो बीच में ऐसे घूमने के लिए बना होता है उसका। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें आगे चलो। इसमें दो टॉर्क होता है, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वर्किंग बता रहा हूं इसकी, ठीक है। देखो इसके वर्किंग में, बच्चों पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ डी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिखो,
इट डिफ्लेक्ट द पॉइंटर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिख लो, it deflects the pointer, it deflects the pointer from the initial position, from the initial position when current is passed through, when current is passed through the coil, when current is passed through the coil, ठीक है ना, when current is passed through the coil, ठीक है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा तो हमें पता है, इसका फॉर्मूला होगा m इंटू बी साइन थीटा, पता है ना बच्चों, एम बी साइन थीटा। तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो m की वैल्यू होगी n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, जितना करंट गया गैल्वेनोमीटर के अंदर। आइए आइए कार्तिक जी, बड़ा लेट कर दिए, बैठ जाओ शांति से। तुम्हारा बैग कहाँ है, m की वैल्यू कितनी है, n इंटू आई। बच्चों m में एक और चीज क्या होता है, a, NIA बताया था कल, NIA। बच्चों इंटू बी, बी कहां से आएगा, मैग्नेट से, अरे जो दो मैग्नेट लगे थे ना उनसे बी, और इंटू साइन 90। अब सुनो ध्यान से, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ड्यू टू रेडियल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनाया था ए, तुम आते ही बात कर रहे हो, नहीं पूछो। थीटा इज 90, थीटा इज 90, इसके बारे में लिखो ड्यू टू रेडियल स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेडियल स्ट्रक्चर। बच्चों रेडियल स्ट्रक्चर कौन सा है, जो मैग्नेट का और सिलेंडर का था, मतलब इस तरह से था ना कर्व, ये स्ट्रक्चर रेडियल स्ट्रक्चर। समझ गया ना बात को, ड्यू टू रेडियल स्ट्रक्चर। बच्चों इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कंपोनेंट टूटता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैं बस ऐसे बता रहा हूं, अभी ऐसे ध्यान दो। अदरवाइज एक सीधी निकलती है, एक इधर, दोनों का कंपोनेंट तोड़ते हैं फिर रिजल्टेंट निकालते हैं। तो बस इतना जान लो, रेडियल स्ट्रक्चर का 90 होता है, तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन थोड़ा हायर पढ़ोगे तो उसमें बताया जा सकता है कि कंपोनेंट टूट के बनता है वो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से ये कितना है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, NIAB, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है NIAB। ठीक, अगला लिखो, सेकेंड वर्ड, ठीक। दूसरा बच्चों रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना, टाउ आर, रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर, रीस्टोरिंग टॉर्क लिखो, इसके बारे में, रीस्टोरिंग टॉर्क के बारे में लिखो। देखो इट इज द टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज द टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज द टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टोरोजन स्प्रिंग, इट इज द टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टोरोजन स्प्रिंग, टोरोजन बाय, प्रोड्यूस्ड बाय द टोरोजन स्प्रिंग। हाँ, प्रोड्यूस्ड, इट इज द टॉर्क which is produced by the torogen, TOROSION, torogen spring, ठीक है, लिखो it control the movement of pointer, it controls the movement of pointer and helps in finding the reading, and helps in finding the reading, ठीक है ना, helps in finding the reading। कैसे होता है बताएंगे। फुल स्टॉप का एक और चीज लिखो, it brings back the pointer, it brings back the pointer to the initial position, it brings back the pointer to the initial position when current is switched off, it brings back
the pointer, it brings back the pointer to the initial position when current is switched off. बच्चों जब करंट बंद कर दिया था तो अभी आपको वो वाला चीज मैंने समझाया था, करंट बंद किया जाएगा तो पॉइंटर को वापस कौन लाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। हाँ, रिस्टोरिंग टॉर्क। अब एक बात सुनो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लो। स्प्रिंग पता है सबको, स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे स्प्रिंग है एक बच्चों, अगर इसको इधर डिस्प्लेस कराओगे एक्स तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मिलता है के एक्स जो स्प्रिंग लगाता है। तो स्प्रिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं एफ बराबर माइनस, क्योंकि एक्स इधर डिस्प्लेस कराओगे तो फोर्स इधर रहेगा। उसी तरह से होता है सर्कुलर स्प्रिंग। कौन होता है, सर्कुलर। तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो होता है टाउ आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी थीटा। अब सुनो ध्यान से, जितना एंगल घुमाओगे उतना ही टॉर्क वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितना घुमाओगे उतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। अगर पॉइंटर घुमा है एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज। अरे स्प्रिंग का काम ये है ना, तुम जब चाबी भरते हो तो चाबी भरने से मना करता है ना वो, तो तुम टॉर्क कैसे लगाते हो, वो टॉर्क कैसे लगाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है कि नहीं, जिधर आपका पॉइंटर रहता है। तो ये टोरोजन स्प्रिंग का फॉर्मूला है बच्चों, ये वाला। बाय द सेम लॉजिक, थीटा क्या है, वो घूमने वाला एंगल है। और बच्चों सी क्या है यहाँ पे, सी इज टोरोजन कांस्टेंट, सी इज टोरोजन कांस्टेंट, सी इज टोरोजन कांस्टेंट। टाउ आर इक्वल टू माइनस सी थीटा लिख लो। और सी क्या है यहाँ पे, टोरोजन कांस्टेंट। ठीक है, सी है टोरोजन कांस्टेंट। फोकस, ठीक है, लिख लो लिख लो। बच्चे इधर ध्यान दो। तीसरा लिखो, इसमें आगे लिखो पॉइंट्स में, नहीं आगे रिस्टोरिंग टॉर्क छोड़ दो, आगे इसमें पॉइंट्स बना के। हाँ, टॉर्क नहीं है, पॉइंट्स होता है ना इसमें। तीसरा लिखो, क्या हुआ शाश्वत, तबीयत नहीं ठीक है? हाँ सुनो, पहला बताया रीस्ट वर्किंग में बताया रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को मूव कराता है। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। अरे कंट्रोल कैसे करेगा बताना जरा मेरे को। ये जैसे स्प्रिंग घूमना, पॉइंटर घूमना शुरू करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। पॉइंटर घुमा है ऐसे, रीस्टोरिंग टॉर्क काम करना शुरू किया। अब दो टॉर्क में टक्कर है, दो टॉर्क में टक्कर है। कौन कौन से टॉर्क में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है ना, तो शुरू शुरू में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बड़ा होगा, क्योंकि अभी तो थीटा जीरो है, तो थीटा जीरो है तभी ये टोरोजन टॉर्क तो बनेगा ही नहीं, ये वाला टॉर्क तो रीस्टोरिंग टॉर्क तो बनेगा ही नहीं। तो शुरू शुरू में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा तो पॉइंटर को मूव कराएगा। जैसे ही पॉइंटर मूव करना शुरू किया, रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ना शुरू हुआ। क्यों बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि थीटा बढ़ना शुरू हुआ ना। तो बच्चों एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है और पॉइंटर वाला जो रीस्टोरिंग टॉर्क है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, दोनों बराबर हो जाए। जहां दोनों बराबर होगा पॉइंटर वहीं रुक जाएगा और उसी जगह पे हमको रीडिंग मिलेगी। ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट पे बराबर होगा तो वहां पॉइंटर रुक जाएगा, वहीं पे हमको रीडिंग मिलेगी। समझ में आ रहा ना। तो लिखो इसमें एट इक्विलिब्रियम, नहीं इसमें अगला पॉइंट डाल दो, पहला दूसरा तीसरा, रीस्टोरिंग नहीं, तीसरा पॉइंट डाल दो यार, नोट करके लिख लो, नोट कर लो, नोट करके इसी के नीचे नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। देखो, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क will be equal to, will be equal to restoring torque, restoring torque, restoring torque in magnitude, in magnitude, but opposite in direction, but opposite in direction will be equal to
द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, अरे माइनस समझ में आ रहा है क्यों लगाया है? कि अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। पक्का ना? बच्चों मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी लिखा था, क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड? एनआई ए भी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो डायरेक्शन के साथ बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ बस। सी थीटा। बाकी ये तो हमको पता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। थीटा का जो डायरेक्शन होगा उससे टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है। अरे ये बात समझ में आ रही है बच्चों? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहा है। एक टाइम पे दोनों आगे बराबर हो गए, लेकिन बराबर हुए, लेकिन एक इधर खींच रहा था एक इधर खींच रहा था, दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल हो गए। दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो कैंसिल क्यों होता? समझ में आ रहा है ना? तो टाउ बराबर, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा क्या है बेटा? पॉइंटर का डिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये वाला एंगल मैंने 0 माना है, यहाँ पे इनिशियली था, ऐसे स्केल है, तो बच्चों कुछ देर बाद पॉइंटर यहाँ चला गया, तो थीटा कौन सा माना जाएगा? ये वाला। थीटा ये है। अच्छा, तो थीटा बराबर निकालो, यहां से कितना आएगा? एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं। एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। इसका मतलब देखो कितना कमाल हो गया। आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, पॉइंटर उतना ज्यादा पे जाके रुकेगा। आई की वैल्यू कम दोगे, पॉइंटर पहले रुकेगा। आई की वैल्यू थोड़ा ज्यादा दोगे, पॉइंटर और आगे जाके रुकेगा। आई की वैल्यू और ज्यादा दोगे, पॉइंटर और आगे जाके रुकेगा। आई की वैल्यू तुम इतनी दे दोगे कि लास्ट तक चला जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है, लास्ट में लिखा है 10 मिली एम्पियर, और यहाँ लिखा है 0 मिली एम्पियर। तो तुम अगर पॉइंटर लास्ट में आई की वैल्यू 10 मिली एम्पियर कर दोगे तो ये लास्ट में चला जाए। तो देख रहा हो ना, ये थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो डिवाइस बन गया ना। मतलब वो इतना ही पॉइंटर घूमेगा जितना करंट दोगे। तो हम लोग अब उसके हिसाब से मार्किंग कर लेंगे, और कागज लेंगे, मार्क कर देंगे। पहले देखेंगे 1 मिली एम्पियर पे कहाँ जा रहा है, वहां 1 लिख देंगे। 10 पे जहाँ जा रहा है वहां 10 लिख देंगे। अपने हाथ से पॉइंटर को देख लेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, वहां वहां लिखते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? डन। हाँ, थीटा इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। ठीक है ना बच्चों? इसी में होता है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। हेडिंग ना, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। लिखो, it is defined as sensitivity of a galvanometer. Sensitivity of a galvanometer. लिखो, it is defined as the deflection produced. It is defined as the deflection produced per unit current. It is defined as the deflection produced per unit current. Per unit current. Per unit current. Per unit current. ठीक है ना? सेंसिटिविटी ये डिफाइन किया। बच्चों सुनो, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, ये डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव होने का मतलब वो डिवाइस ज्यादा अच्छा माना जाएगा जिसका थीटा बाई आई कम होगा। थीटा बाई आई सॉरी ज्यादा होगा। वो डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा जिसका थीटा बाई आई क्या होगा? ज्यादा होगा। सेंसिटिव का मतलब क्या? जो छोटे छोटे करंट को मेजर कर पाए। तो छोटे छोटे, जैसे मान लो अगर थीटा बाई आई की वैल्यू कम है तो मतलब कम करंट पे ज्यादा, थीटा बाई आई की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ मान लो इसकी वैल्यू मैं एस लिख रहा हूँ सेंसिटिविटी की, तो थीटा विल बी इक्वल टू एस आई ना। तो बच्चों अगर एस की वैल्यू हाई होगी
तो थोड़ा भी करंट में चेंज होगा तो थीटा में ठीक ठाक चेंज होगा, तो डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव है, छोटे से करंट के चेंज को भी नाप ले रहा है, मेजर कर ले रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई चीज ज्यादा सेंसिटिव कब मानी जाएगी, जब छोटी छोटी चीजों पर रिस्पॉन्ड करे, मतलब वो थोड़ा भी करंट का चेंज हुआ उसको पकड़ लिया। अब मान लो तुमने एस की वैल्यू बहुत कम कर दी, तो अगर तुम्हें थीटा में चेंज करना है तो ज्यादा करंट देना पड़ेगा, तब तुम्हें चेंज का पता चल पाएगा। अगर एस की वैल्यू बढ़ा रहेगी तो कम करंट दोगे तो भी चेंज का पता चल जाएगा। सेंसिटिविटी का मतलब समझ में आ रहा है ना? तो हमारे लिए ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस अच्छा है या कम सेंसिटिव? ज्यादा सेंसिटिव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली करंट को मेजर कर पाएगा अगर वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्योंकि जैसे मान लो एक डिवाइस है जिसमें करंट 0 से 1 मिली एम्पियर गया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, एक डिवाइस में 0 से 1 मिली एम्पियर गया तो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन हुआ, यानी वो डिवाइस 0.5 भी मेजर कर सकता है, 0.2 भी मेजर कर सकता है। और एक डिवाइस जो थोड़ा सा हुआ था, तो जब 1 मिली एम्पियर में ही थोड़ा सा हुआ है तो 0.5 क्या ही नापेगा या 0.2 क्या ही नापेगा, तो डिवाइस कम सेंसिटिव हुआ। बात आ रही समझ में सेंसिटिविटी का? तो बच्चों सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा देख लो। सेंसिटिविटी मतलब थीटा बाई आई, थीटा बाई आई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहां से देख लो, एन ए बी अपॉन, अब क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में कि हाउ कैन यू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, कैसे बढ़ा सकते हो करंट सेंसिटिविटी को? तो देख लो, जो ऊपर की चीजें हैं उनको बढ़ानी है और जो नीचे की चीज है उनको घटानी है। नहीं जा रहा है ना दिमाग में? अरे भैया जान मारो ऊंचा रहे, थीटा बाई आई था ना, अरे थीटा बाई आई निकालना था ना मुझे, थीटा बाई आई सेंसिटिविटी था ना यार, तो थीटा आई इधर भेज दो ना रोशन, इस वाले फॉर्मूले में आई इधर भेज दो, भेज दिए ना, तो थीटा बाई आई बन गया तो वही तो सेंसिटिविटी हुआ। ऐसा काम मत करो यार, ये छोटी छोटी बातें। अरे बोलो, चल रहा है ठीक? चलो बताओ। देखो मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको, इसलिए सावधान रहना, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आता है और आएगा, आ भी सकता है कि नंबर ऑफ, बोलेगा कि व्हाट आर द मेथड टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, तो मैं नहीं बता रहा, ऊपर जो चीज है उनको बढ़ा देना, जैसे एन बढ़ा देना, बोल रहा नंबर ऑफ टर्न शुड बी इंक्रीज, है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट शुड बी इंक्रीज, फिर क्या बोलना, टोरोजन कांस्टेंट शुड बी डिक्रीज। बात आ रहा है समझ में ना? ये एस कैसे कैसे बढ़ेगा, जब ऊपर वाली चीज बढ़ेंगे नीचे वाले घटेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न शुड बी इंक्रीज, एरिया ऑफ द कॉइल शुड बी इंक्रीज, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इंक्रीज एंड द टोरोजन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग शुड बी डिक्रीज। यानी ऐसा मुझे स्प्रिंग यूज करना है जिसका टोरोजन कांस्टेंट कम हो। बात आ रहा है समझ में? रोशन नहीं आ रहा है? बच्चों इसी को करेंट सेंसिटिविटी भी कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने हालांकि सेंसिटिविटी लिखा है, लेकिन कभी कभी करेंट सेंसिटिविटी कहे बच्चों तो परेशान नहीं होना, सेम बात है, इसको क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कभी वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछे, छोटी छोटी बात है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, कभी आपसे वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, हे प्रभु, वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछे, इधर ध्यान दो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है बच्चों, तो थीटा बाई आई आर कर देना, थीटा बाई आई आर, अरे ओम्स लॉ, आई आर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि नहीं, तो थीटा बाई आई आर, यही थीटा बाई भी समझ लो, तो इस वाले फॉर्मूले में मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ है, आर से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है बस। एक क्वेश्चन बताता हूँ, बोर्ड में आया था जब पेपर बहुत डिफिकल्ट हुआ था, एक साल और का, शायद 2018 था वो, जिस साल का भी पेपर बहुत जबरदस्त आया था। हाँ 2018 का एक साल का पेपर, और बच्चे रोए थे उससे,
लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो जितनी चीजें मैं बताता हूँ बेसिक से बता रहा हूँ, अगर तुम पूरा समझ लोगे पेपर कुछ भी आ जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कैसे आया क्यों आया सब बता रहा हूँ। वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाई वी, तो आई में आर का मल्टीप्लाई कर दो बस। सुनो एक क्वेश्चन आया था, एक साल का पेपर बहुत टफ था उस साल, देख उस साल क्वेश्चन आया था कि इफ वी इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी it does not mean that it will also means voltage sensitivity will also increase. If we increase the current sensitivity, it does not mean the voltage sensitivity will also increase. Justify. अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। इसको जस्टिफाई कीजिए स्टेटमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बस लॉजिक का खेल था। फिजिक्स में कई बार लॉजिक चलता है, सब पढ़ा के भेज देंगे तुम्हारा लॉजिक नहीं खत्म हो जाओगे, मतलब पूरा तो नहीं ला पाओगे, 70 से 80% तक चले जाओगे, लेकिन अगर 95 प्लस जाना है तो लॉजिक भी साथ में चलना चाहिए। बोला कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो ऐसी गारंटी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। बताना जरा लॉजिक, दोनों फॉर्मूले सामने। बस ये फॉर्मूले पे सोचना था, एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था। अब जो सोच लेगा वो सोच लेगा। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वायल, जो क्वायल आपने बनाया उसका रेजिस्टेंस है आर, जो क्वायल लपेटा था आपने सॉफ्ट आयरन पे उसका रेजिस्टेंस है आर। नहीं, करेक्ट, यही लॉजिक है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 2 टाइम्स किए तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, तो जितने फोल्ड लेंथ बढ़ेगी, जितने फोल्ड लेंथ उतने फोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो जब एन को बढ़ाया तो आर भी बढ़ गया, तो एन 2 बार हुआ तो आर भी 2 बार हो गया, कैंसिल हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रह गई लेकिन करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, लिखो क्वेश्चन लिख लो। If current sensitivity is increased, if current sensitivity is increased, then it does not mean, then it does not mean, then it does not mean the voltage sensitivity, then it does not mean the voltage sensitivity will also increase, will also increase, ठीक है ना, will also increase. Justify the statement, justify the statement, justify the statement. तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे भाई, लिख लो अपने से कि if n is increased to if n is increased by some time then resistance will also increase by, या when n is increased by x time then resistance will also increase by x times, hence current sensitivity, अपने से बना के लिख लेना होमवर्क, hence current sensitivity will increase but voltage sensitivity. समझ में आ रहा है बात? बच्चों करंट सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होगी, क्या यूनिट होगी? कई बार न्यूमेरिकल है तो यूनिट से पहचानना। थीटा की यूनिट क्या होती है बच्चों? रेडियन। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होगी बच्चों? रेडियन पर वोल्ट। छोटी छोटी बात है लेकिन ध्यान देना ये बात, रेडियन पर एम्पियर और रेडियन पर वोल्ट, ठीक है? चले आगे। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल एक बार दिमाग में वाइंड अप कर लो अपने, समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है? एक टॉर्क भगाता है, दूसरा टॉर्क उसको रोकता है, जिस समय दोनों बराबर होंगे और थीटा की एक फिक्स वैल्यू आएगी, और यहां से आप देख रहे हो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई,
तो जितना आई बढ़ाओगे उतना थीटा बढ़ेगा। तो आई जितना बढ़ाओगे उतने पे थीटा जाके रुकेगा, तो रीडिंग मिलती जाएगी, रीडिंग मिलती जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। अब कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन। ठीक है ना, गैस बची है ना आप लोग के अंदर, मतलब झेल लोगे ना। झेल नहीं पाओगे। अरे लास्ट टॉपिक है, इसको निपटा देना। कल कल है, डेट पता है, शेड्यूल मिल गया ना, शेड्यूल देख लो। अरे देख लो, आराम से रिवाइज कर लो, इसी के ऊपर बेस्ड होगा। देख लिया ना, देख लो एक बार। अरे कर लो यार, क्या दिक्कत है, छोटी छोटी बातें हैं, तुम लोग महान आदमी हो। ठीक है बच्चों, एक चीज आगे चलो मैं, पक्का। बच्चों गैल्वेनोमीटर एक डेलिकेट डिवाइस होता है, एक सॉफ्ट डिवाइस होता है। इसमें आप ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा करंट पास करेंगे गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो एक बहुत डेलिकेट डिवाइस है, बहुत कम करंट मेजर करता है, मतलब मिली एम्पियर में मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कुछ मिली एम्पियर पर हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, मिली एम्पियर। तो हाँ, तुमने क्या कर दिया इसका, वोल्ट में क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट किया तुमने, कन्वर्ट किया। बिना सिर पैर की बात करता है सब। एक अधे शांत रहो, लिखो कन्वर्जन। पहला लिखो कन्वर्जन में 2 एम मीटर, 2 एम मीटर, कन्वर्जन टू एम मीटर, कन्वर्जन टू एम मीटर। ठीक है, एमीटर क्या मेजर करता है, करेंट। अब गैल्वेनोमीटर भी क्या मेजर करता है, करंट। है ना, लेकिन गैल्वेनोमीटर कम करंट मेजर करता है, सुनो ध्यान से। गैल्वेनोमीटर कम करंट मेजर करता है, एमीटर ज्यादा करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर में करंट मेजर करता है। ठीक है ना, लेकिन एमीटर एम्पियर में भी कर सकता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर कर सकता है ना। तो यानी अब हमें देखो गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में बदलना है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करना है, एमीटर में बदलना है। ठीक, देखो बच्चों, तो इसमें लिखो, इसमें स्टेटमेंट लिखो, देखो टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वी connect a resistance of very small value, a resistance of very small value in parallel, in parallel to the, in parallel to the galvanometer. We connect the resistance of very small value in parallel to the galvanometer. ठीक है ना, लिख लो इसमें, the resistance is also called as shunt resistance, the resistance is also called as shunt resistance, shunt, parallel to the galvanometer। और लिखो द रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज संट रेजिस्टेंस, SHUNT, संट। मतलब कई बार संट लिखा रहेगा तो परेशान मत हो, संट रेजिस्टेंस मतलब। बच्चों एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कि पैरेलल में, कैसे होता है कनेक्ट एमीटर, कैसे कनेक्ट होता है। अरे भाई तुम लोग टेंथ में कुछ कैसे पास हो टेंथ में, हाँ
तुम लोग कोविड में थे क्या 10th में? तुम लोग को ये नहीं पता है कि एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कि पैरेलल में? ऐसा मत करो भाई, सीरीज में होता है। अंजिका तुम्हें याद है ना एमीटर किस में कनेक्ट होता है? किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में होता है। तुम्हें भी याद नहीं? अरे एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। हे भगवान, इधर ध्यान दो, समझ में आएगा नहीं? सीरीज में होता है, गदापंथी में नहीं करो भाई। अब तो पहले मुझे यही बताना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, अब बात मत करना, इधर ध्यान दो, क्योंकि मैं पीछे की चीज बता रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं था। जैसे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक एमीटर है, और यहाँ पे ऐसे वोल्ट मीटर है। तो जब एमीटर को कनेक्ट करना होता था, देखो एमीटर का दो एंड होता है, तो वायर को बीच से कट किया जाता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ, पहले प्लेन वायर लेके समझाता हूँ, ये ऐसे जुड़ा हुआ था। अब मान लो मुझे एमीटर कनेक्ट करना है, इसमें करंट ऐसे जा रहा था, एमीटर मुझे कनेक्ट करना है, तो क्या करना होगा, इस वायर को बीच से कट करना पड़ेगा, और कट करने के बाद इसका एक एंड यहां और एक एंड यहां कनेक्ट करना होगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे समझ रहे हो ना? जहां तुम्हें वायर को कट करके कनेक्ट करना पड़े, वायर को कट करना पड़ा, फिर एमीटर कनेक्ट हुआ। अब वोल्ट मीटर किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल में। अगर वोल्ट मीटर मुझे कनेक्ट करना है, तो वोल्ट मीटर के दो एंड, अब मान लो मुझे रजिस्टर पे कनेक्ट करना है, तो मुझे वायर को कट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका ये वाला एंड यहां लगा दूं, और इसका ये वाला एंड यहां लगा। समझ में? कट करने की जरूरत नहीं। तो इस सर्किट में वो कैसे दिखेगा, ऐसे। मतलब वायर को कट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ऊपर से लगा दिया। लेकिन जब कभी एमीटर कट करोगे, एमीटर लगाना तो बीच से वायर कट होगा, मतलब कट नहीं, ऐसा नहीं लैब में जाके काट देना, ज्वाइंट होगा, खोल देना, वहां एमीटर लगा लेना। नहीं तो सर ने बोला कट दे, कट कर देना, तो वो सब लैब में रखते ज्यादातर, जिसके ऊपर कवरिंग लगी होती, तुम वायर काट के बर्बाद कर देना। मतलब समझ रहे हो ना बात का लॉजिक? मतलब सर्किट को डिस्कनेक्ट करके बीच में लगता है। बच्चों 10th का हो गया फिजिक्स? समझ में आ गया 10th का फिजिक्स? इधर ध्यान दो, इधर पढ़ लोगे ना तुम लोग? क्या वो नहीं पढ़ पाओगे क्या? नहीं चल पाओगे? अच्छा एक बार बताओ, अब यहाँ पे मान लो मुझे गैल्वेनोमीटर लगाना है, एमीटर की जगह क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर। तो अब ये इसमें करंट जा रहा है 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, फूक जाएगा। फूक जाएगा ना, क्योंकि सारा का सारा करंट उसी से पास होके जाएगा, तो फूक जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर को तुम्हें बचाना है, फूकने से बचाना है। जिसने ये समझ लिया कि गैल्वेनोमीटर को अपने बचा लिया, उसको कन्वर्जन आ गया। तुम्हें गैल्वेनोमीटर बचाना है अपना, तो कैसे करोगे? तो मान लो मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, देखो समझा रहा हूँ, फिर बना दूंगा सर्किट बाद में। गैल्वेनोमीटर तुमने लगाया, अब एक करंट इससे पास कर गया, गैल्वेनोमीटर फूक गया। फूक गया, लेकिन तुम्हें फूकने से बचाना है उसको। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, इस करंट को अगर मैं पैरेलल पाथ दे दूं, ये गैल्वेनोमीटर से ना जाए और पैरेलल किसी पाथ से चला जाए, तो गैल्वेनोमीटर बच सकता है। बच सकता है कि नहीं? तो हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, वो गैल्वेनोमीटर से बहुत कम होना चाहिए। जैसे गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा, और इस संट का भी अपना रेजिस्टेंस होगा। तो इस संट की वैल्यू रेजिस्टेंस की गैल्वेनोमीटर से बहुत कम होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। क्यों? नहीं तो करंट इसमें जाएगा ही। तो जैसे करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करता है। किसको चूज करता है? जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो हम चाहते हैं ना कि सारा करंट इधर से जाए, तो एस की वैल्यू मुझे कम से कम रखनी पड़ेगी, जिसे सब करंट इसको छोड़े, कहे कि अरे इधर जाना मुश्किल है, इधर से पास हो जाते हैं। बात आ रहा है समझ में? तो यानी अगर गैल्वेनोमीटर को फूकने से बचाना है, सीरीज में कनेक्ट होगा, तो पैरेलल पाथ देना पड़ेगा। लॉजिक जा रहा है दिमाग में? देखो मैं डायरेक्ट सर्किट बना के काम खत्म कर सकता हूं, लेकिन एक बार समझ लोगे जीवन भर याद रहेगा।
मैं तो ऐसे रटवा दूंगा, तो अभी देखो डायरेक्ट एक सर्किट बनाऊंगा बस, बस रटते रहे। लेकिन लॉजिक डेवलप करो, लॉजिक, फिजिक्स लॉजिकल सब्जेक्ट है, तुम्हें ये पता होना चाहिए क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक मैंने तुम्हें दे दिया है, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। अब डायरेक्ट बनाऊंगा जो सब बनाते हैं, बोलूंगा गैल्वेनोमीटर ऐसे है जी, इसका रेजिस्टेंस भी मान लेना जी है, इसका रेजिस्टेंस भी क्या मान लेना जी है, इसके ऊपर एक मैंने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में वो जो अभी सर्किट बनाई थी वो वाली चलनी चाहिए, कि अगर नहीं होता तो ये पूरा इसी से चला जाता। अब शंट दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसमें से जो करंट जाएगा उसको आईजी कह रहा हूं, और इसमें मान लो आई करंट जा रहा है, और आई ही हमें मेजर करना है, आई करंट ही तो मेजर करना है ना। तो इसमें करंट आईजी जाएगा, तो इसमें करंट कितना जाएगा, आई माइनस आईजी, और आई माइनस आईजी बहुत ज्यादा होगा आईजी से। समझ में आ गया, जिसको ये सर्किट समझ में आ गया उसको कन्वर्जन आ गया, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, बोलो बस, बोलो कन्वर्जन में ये सर्किट याद रखो, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मत फॉर्मूला याद करो, बस ये सर्किट याद रखो। सारा न्यूमेरिकल नहीं बन जाए तो मुझे बताना। तुम फॉर्मूला याद करोगे भूल जाओगे, वो ऊपर ऐसे कि नीचे जी है, जी प्लस ऐसे कि एस प्लस जी है। तुम ये फॉर्मूला, अब देखो करना क्या है इसके बाद, बस ये याद रखो, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, क्या होता है वो वोल्टेज इक्वल। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। तो देखो, तो मैं क्या लिखूंगा, आई माइनस आई जी इंटू ओम्स लॉ इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। बच्चों बस ये याद रखो, या तुम ये सर्किट याद रखो, तुमसे कोई न्यूमेरिकल बच जाए तो बताना। अब देखो क्या होगा, अब मैं आगे टीचर वाला काम करूंगा जो सब करेंगे, और जो फॉर्मूला याद करने को भी बोलूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए। मैंने बताया था ना, फिजिक्स पढ़ने का तरीका अलग होता है। अब हम फॉर्मूला याद करके चलें तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, कितने फॉर्मूला हम याद करेंगे। लेकिन देखो ईश्वर की कृपा से हाथ में कोई नोट्स नहीं है, बस की पॉइंट्स पकड़ा हुआ है कि कहां से खेलना, उसके बाद मैथ पे भरोसा है, की पॉइंट पकड़ लिया, मैथ पे भरोसा है, और आगे बढ़ गए। समझ रहे हो ना, बस ये पॉइंट मुझे ये याद है, आगे फॉर्मूला क्या आएगा मुझे याद नहीं है, लेकिन 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट से कम में भी फॉर्मूला बना दूंगा। लेकिन ये याद है, और ये भी क्यों याद है, क्योंकि लॉजिक क्लियर है कि ऊपर क्यों है नीचे क्यों जी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, लॉजिक याद है कि ऊपर क्या। अब देखो मैं बाकी लोग जैसा कर देता हूं, आईजी का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई, क्योंकि हमारे गैल्वेनोमीटर में करंट क्या जाएगा आईजी, और आईजी के हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि आई आईजी पे डिपेंड कर रहा है और आईजी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आई थीटा पे डिपेंड हो गया कि नहीं। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। अगर मैं ये दिखा दूं कि आई के ऊपर आईजी डिपेंड कर रहा है और आईजी के ऊपर थीटा डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आई और थीटा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। फिर वो जो स्टिकर पीछे लगाया था मिली एम्पियर का, उसको उखाड़ के एम्पियर का लगा दूंगा। समझ लो, बस काम वही करना है। तो अब कर लेते हैं बच्चों, आईजी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, अब कुछ नहीं, आई इंटू एस माइनस आईजी इंटू एस, अब मैथ है, ये सब तो सोचना ही नहीं है। तुम्हें अब आईजी आईजी की वैल्यू निकालनी है, तो एक साइड आईजी को कर दो, तो आई इंटू एस विल बी इक्वल टू आईजी इंटू एस प्लस जी आएगा। आईजी की वैल्यू कितनी आएगी, आईजी की वैल्यू आ जाएगी, आईजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो, एस प्लस जी अपॉन एस इंटू आई। तो आई के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, आईजी, आई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे कौन बढ़ेगा, आईजी, और आईजी के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, थीटा, तो इनडायरेक्टली थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई के। लो नया एमीटर बन गया। अब तुम्हें जितना एमीटर का वैल्यू बढ़ाना है उसके हिसाब से एस बोलना है, जैसे वो बोलेगा, लिख लो, अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो इसको। पिछले साल का पेपर बहुत टफ था, आप लोगों को पता होगा, पता है ना, नहीं पता हो तो देख लेना, सीबीएसई का पिछले साल का पेपर टफ था। लेकिन यहाँ जितने भी बच्चे यहाँ हमारे से पढ़े थे, मैं अपने तारीफ, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ, उनमें एक दो बच्चों का 95 आया, और एक आपके सामने अभी नमन था, इसका 90 के लगभग है। रीजन, रट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और दोनों बच्चे बायो के थे, हालांकि मैथ्स भी लिया हुआ था उन्होंने। हाँ पीसीएम की।
और सबसे कम मार्क्स 90। पीसीएमबी लिया था दो बच्चियों ने, पीसीएमबी और 94 सबसे कम मार्क्स थे, सबसे कम मार्क्स 94 थे केमिस्ट्री में। मैथ में भी 97 90। हाँ बोर्ड से, नहीं नहीं 12th। पार्वती और श्रद्धा बायो सोचो मतलब, हाँ बस हो गया। अरे वोल्ट मीटर भी कर ही लेते, कल कर लें। कल हमारी क्लास है क्या? कल केमिस्ट्री नहीं, कल 6:30 में केमिस्ट्री रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बोलो। करंट तो फिर भी पास करेगा भाई, रेजिस्टेंस कम करो चाहे ज्यादा करो, करंट तो। और अगर तुम रेजिस्टेंस मान लो बहुत बढ़ा दिए तो भाई मीटर के बचाने के चक्कर में तुम अपना काम बंद कर दोगे क्या? जैसे मान लो तुम रेजिस्टेंस बढ़ा के इनफाइनाइट कर दिए तो तुम्हारी बत्ती ही नहीं चलेगी, या जो काम कर रहे हो कर ही नहीं पाओगे, तो फायदा क्या हुआ भाई? ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा काम, भाई जैसे कुछ मोटर चला रहा हूं मैं तो उसको करंट चाहिए, अब तुमने एमीटर को बचाने के चक्कर में करंट कम कर दिया, मोटर चलेगा ही नहीं, फायदा? भाई मोटर चलना चाहिए, उसका मेजरमेंट होना चाहिए। अरे गलत है क्या? अरे यार तुम लोग ये करेक्ट कर लेना, तुम गधे हो क्या तुम लोग? ए रुको, बैठो इधर। अरे बच्चों इसको करेक्ट कर लेना यार, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? आज नमन ने नहीं बताया था तो ब्लंडर हो गया होता, लेकिन मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि इस फॉर्मूले पर डिपेंड ही नहीं हूं मैं, इधर से डिपेंड था, इसलिए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही कर लो भैया, वो लिख लो उधर। ठीक है करेक्ट कर लेना। चलो नमन ध्यान दिया करो इस मनन इन सब चीजों का, सब तो देख रहे हो ना, सब मूर्ति बैठे हुए हैं इधर।